बरसात की उस शाम सुमिता अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में अनवरत आंसू बह रहे थे। उसके हाथ में एक पत्र था जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और इंदु देवी कमरे में प्रवेश की। बहू, क्या हुआ? तुम रो रही हो? किसने दिल दुखाया है मेरी बेटी का? माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मुझे मत भेजिए वहाँ। आप ही मेरी दुनिया है। अरे बेटा, तू कहीं नहीं जाएगी। मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी बेटी है, बहू नहीं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। 6 महीने पहले की बात है। सुमिता का विवाह विजय से हुआ था। अपने मायके से विदा होते समय उसके मन में अनगिनत सवाल थे। काश माँ पापा होते तो मुझे इतना डर नहीं लगता। सबने कहा है कि सास बड़ी कड़वी होती है। पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। ससुराल पहुंचते ही इंदु देवी ने द्वार पर खड़ी सुमिता का हाथ थामा। आ गई मेरी लक्ष्मी। इतने दिनों से इंतजार कर रही थी तेरा। चल, अब से ये तेरा ही घर है। जी माँ जी। अरे ये जी जी क्या लगाया? बस माँ कह, वैसे ही जैसे अपनी माँ को कहती थी। सुमिता की आंखें भर आई। कुछ दिन बीत गए। वाह भाभी, क्या बना रही हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। बस थोड़ी सी दाल और सब्जी, कुछ खास नहीं। अरे वाह, माँ तो हमेशा यही कहती थी कि अगर इस घर में लक्ष्मी आ जाए ना तो सब कुछ बदल जाएगा। और देखो, सब कुछ बदल गया। इतने में रमेश जी भी रसोई में ही आ गए। अरे बेटा, ज्यादा परेशान मत हो, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अरे यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है। जी पिताजी, आप चिंता ना करें। सुमिता को लगने लगा था कि शायद उसके डर बेबुनियाद थे। एक दिन चाची जी ससुराल आई थी। क्या बात है इंदु, तेरी बहू तो बड़ी आराम से रहती है। हमारे जमाने में तो बहू को सुबह 4 बजे उठना पड़ता था। जमाना बदल गया है और सुमिता कोई आराम नहीं कर रही। वो तो कॉलेज से पढ़ाई पूरी कर रही है। हाय राम, आजकल की बहुएं पढ़ लिख कर क्या ही करेंगी। घर गृहस्थी तो संभाली नहीं जाती उनसे। सुमिता ये सब सुन रही थी और उसका मन भारी हो गया। शाम को विजय काम से लौटा तो सुमिता की उदासी ताड़ गया। क्या हुआ सुमी, इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मुझसे झूठ, मैं तुम्हारी आंखें पढ़ सकता हूँ। चाची जी ने कहा कि मेरा पढ़ना लिखना बेकार है। शायद वो सही कहती हैं। मैं घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाती। सुमी, तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा अधिकार है और तुम इस घर के लिए बहुत कुछ करती हो, और ये मैं नहीं, माँ भी कहती है। तभी इंदु देवी ने कमरे में प्रवेश किया। बेटा, चाची जी के पुराने विचार हैं। तू अपनी पढ़ाई जारी रख। इस घर में तेरी पढ़ाई का सम्मान है। पर माँ, मैं आपका मन नहीं दुखाना चाहती थी। मेरा मन? अरे पगली, मन तो तब दुखेगा ना जब तू अपने सपने छोड़ देगी। सुमिता की आंखों में चमक आ गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा परिवार मिलेगा। सुमिता की परीक्षाएं नजदीक थी। वो दिन रात पढ़ाई में बिजी थी। एक दिन घर में अचानक से मेहमान आ गए। देखो इंदु, तुम्हारी बहू को देखो, मेहमान आए हैं और वो किताबों में डूबी है। कैसी बहू है ये? सुमिता की परीक्षा है कल। आप परेशान मत कीजिए उसे। तुम इसे बिगाड़ रही हो, इसलिए सर पे चढ़ रही है। चाची जी के ये शब्द सुनकर सुमिता का मन आहत हो गया। उसने चुपचाप अपनी किताबें बंद की और रसोई की ओर बढ़ गई। नहीं, रुक जा बेटा, तू अपनी पढ़ाई कर। मेहमानों की व्यवस्था मैं और प्रीति देख लेंगे। नहीं माँ, मैं आपकी मदद करूँगी। नहीं, तेरी परीक्षा ज्यादा जरूरी है। याद रखना, इस घर में तेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी तेरा भविष्य बनाना है। चाची जी ये सुनकर हैरान ही रह गई। उसी रात रमेश जी के दोस्त ने फोन पर बताया कि विदेश में एक अच्छी नौकरी का प्रस्ताव विजय के लिए आया है। बेटा विजय, ये बहुत अच्छा अवसर है, तुम्हें जाना चाहिए। पर पापा, सुमिता की पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है और आप लोग यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? हम ठीक रहेंगे बेटा, तुम्हारा भविष्य महत्वपूर्ण है। रात में सुमिता और विजय ने इस प्रस्ताव पर चर्चा की। तुम्हें ये अवसर नहीं गंवाना चाहिए विजय। पर तुम्हारी पढ़ाई और माँ पापा? मैं अपनी पढ़ाई यहीं पे पूरी कर लूंगी।
माँ पापा की देखभाल भी करूंगी, तुम चिंता ना करो। अगले दिन चाय की चुस्कियों के बीच विजय ने अपना निर्णय सुनाया। माँ पापा, मैं तैयार हूँ जाने के लिए, लेकिन सुमिता तुम यहीं रहोगी और अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। हाँ बेटा, यही सही है। सुमिता हमारे साथ रहेगी। वाह, बहू अकेली रहेगी और बेटा विदेश चला जाएगा। क्या जमाना आ गया है। चाची जी, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा परिवार यहाँ है और मेरे पति का भविष्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा है। बिल्कुल सही कहा मेरी बेटी ने। 1 महीने बाद विजय विदेश चला गया। सुमिता ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया। अचानक एक दिन इंदु देवी बेहोश हो गई। पिताजी, माँ को क्या हुआ? पता नहीं बेटा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने बताया कि इंदु देवी को दिल की समस्या है। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। अस्पताल में इंदु देवी की हालत गंभीर थी। सुमिता ने विजय को फोन किया। विजय, माँ की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन की जरूरत है, पर खर्चा बहुत ज्यादा है। तुम चिंता मत करो सुमी, मेरे से जितना हो सके मैं उतना पैसा भिजवाता हूँ, लेकिन पैसा तुम तक पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा। अब तो तुम्हें कुछ करना होगा, मैं तो वहाँ नहीं हूँ जो मैं कुछ कर सकूँ। सुमिता ने अपनी शादी के गहने निकाले और अस्पताल पहुंची। डॉक्टर, ये लीजिए, कृपया करके ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। इसी बीच चाची जी भी अस्पताल आई। ये क्या, तुमने अपने गहने दे दिए? ये क्या पागलपन है। चाची जी, माँ की जान से बढ़कर कोई गहना नहीं है मेरे लिए। बेटी, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम सच में इस परिवार की लक्ष्मी हो। ऑपरेशन सफल रहा। इंदु देवी घर आ गई। अब उन्हें पूरी तरह से आराम करने की आवश्यकता थी। सुमिता ने अपनी पढ़ाई स्थगित कर दी। दिन रात इंदु देवी की सेवा में लग गई। एक दिन सुमिता को पत्र मिला। विदेश से एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ने उसे छात्रवृत्ति पर बुलाया था। ये तो मेरे सपनों का अवसर है, पर अभी माँ की हालत ठीक नहीं है, मैं कैसे जा सकती हूँ? रात को इंदु देवी ने सुमिता को उदास देखा। क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों दिख रही है? कुछ नहीं माँ। मुझसे छुपाओगी? दिखाओ, क्या है वो पत्र जो तुम्हें परेशान कर रहा है? सुमिता ने अनिच्छा से। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। पर माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। पागल लड़की, ये तेरे जीवन का सबसे बड़ा अवसर है, तू जरूर जाएगी। नहीं माँ, आप अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हैं और विजय भी यहाँ पर नहीं है। इसी बीच रमेश जी भी कमरे में आए। क्या हो रहा है यहाँ? देखिए जी, आपकी बेटी को विदेश से बुलावा आया है पढ़ने के लिए, पर ये है कि जाना ही नहीं चाहती। बेटा, तुझे जाना चाहिए, हम ठीक रहेंगे। नहीं पिताजी, मैं आप लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ये क्या बकवास है? क्या तेरे माँ बाप ने इसलिए तुझे पढ़ाया था कि तू अपने सपने छोड़ दे? क्या मैं तेरी माँ नहीं हूँ? फिर मेरी बात क्यों नहीं मान रही? माँ, आप समझ नहीं रही हैं। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। मुझे मत भेजिए वहाँ, आप ही मेरी दुनिया है। बेटी, तू कहीं नहीं जाएगी, मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तू मेरी बेटी है, बेटी, बहू नहीं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और विजय ने प्रवेश किया। सरप्राइज। विजय? विजय बेटा, मुझे सुमी के बारे में पता चला तो मैंने अपनी कंपनी से कहकर ट्रांसफर करवा लिया अपना, और हम दोनों अब साथ में जाएंगे। और हम दोनों भी तुम लोगों के साथ कुछ महीने रहेंगे। डॉक्टर ने भी यात्रा की अनुमति दे दी है इंदु को। सुमिता की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू खुशी के थे। 1 साल बाद सुमिता विदेश में अपनी पढ़ाई में सफल हो रही थी और उसने इंदु देवी के साथ मिलकर एक छोटा भारतीय रेस्तरां भी शुरू कर दिया था, जिसका नाम था माँ बेटी। आज रेस्तरां की पहली वर्षगांठ थी। सभी इकट्ठा हुए थे। आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। सुमी और माँ ने मिलकर कमाल कर दिया। बिल्कुल, आज हमारा परिवार इतना खुशहाल है सिर्फ इनकी वजह से। ये सब तो सुमिता की मेहनत का नतीजा है। मैंने तो बस उसका साथ दिया। नहीं माँ, ये सब आपकी वजह से संभव हुआ है। आपने मुझे वो प्यार सम्मान दिया जिसकी मुझे हमेशा जरूरत रही। इसी बीच चाची जी भी वहाँ पर आई थी। इंदु, मुझे माफ कर दे।
मुझे हमेशा लगता था अगर सास सख्त नहीं होगी तो बहू अच्छी नहीं बनेगी, पर तूने प्यार से जो किया है ना, वो कभी कोई नहीं कर पाएगा। रिश्ते तो प्यार से ही बनते हैं, बंधनों से नहीं। और आज मैं समझ गई कि सास बहू का रिश्ता माँ बेटी से भी गहरा हो सकता है, क्योंकि ये चुना हुआ रिश्ता होता है। सुमीता ने इंदु देवी का हाथ थामा। दोनों की आंखों में भविष्य के सपने चमक रहे थे। वो दोनों जानती थी कि उनके रिश्ते ने न सिर्फ उनके घर को बल्कि उनके समाज की सोच को भी बदलने का बीड़ा उठाया है। हर रिश्ते का अपना रंग होता है बेटा, बस उसे पहचानना आना चाहिए। और इस तरह एक सामान्य सी लगने वाली कहानी एक असामान्य रिश्ते में बदल गई, जहां परंपराओं की जकड़न नहीं बल्कि प्यार और सम्मान की मजबूत नींव थी। माँ, आपने मुझे सिखाया है कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं दिल से बनते हैं। और तूने मुझे सिखाया है कि बेटी और बहू में कोई फर्क नहीं होता, दोनों के प्यार का रंग एक जैसा ही होता है। सभी की तालियों से रेस्तरां गूंज उठा, जो सिर्फ एक व्यवसाय नहीं बल्कि एक नए रिश्ते का प्रतीक बन चुका था। गायत्री की पड़ोसन विमला हंसते हुए आती है और गायत्री को घूरने लगती है। क्या हुआ? तू मुझे ऐसे घूर क्यों रही है? घूरू नहीं तो क्या करूं? बेचारी गायत्री, सोचा था कि बहू आएगी तो वो उस पे हुक्म चलाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। यहाँ तो तेरा ही काम बढ़ गया। मैंने तो एक अच्छी लड़की देखी थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो ऐसी निकलेगी। अरे जब से आई है बस बिस्तर पर पड़ी रहती है, सारा काम मैं ही करती हूँ और उस बेशरम को शर्म तक नहीं आती। अब अगर बेटे की बात मान ली होती, उसकी पसंद की लड़की से शादी करवा दी होती अपने बेटे की, तो कम से कम तेरा बेटा खुश तो रहता। लेकिन यहाँ तो ना तो वो खुश है ना तो तू खुश है। अब तो ये सब सोचने का भी कोई फायदा नहीं है। बहू लेकर आई थी अंजलि जैसी, लेकिन ये तो मंजलिका निकली। तू ही बता विमला, अब मैं इस नाम की बहू का क्या करूं? नाम की बहू नहीं बल्कि बड़े नाम वाली बहू है। अरे मैं तो कहती ही थी कि तू कुछ मत किया कर, फिर देखते हैं कितने दिन ऐसे ही सोती रहेगी, तब तो उसे उठाना होगा ही ना। ये सब तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता किसी बात का भी। मेरी नाक में दम किया है उसने। अच्छा मैं चलती हूँ, क्योंकि मुझसे अब तेरा दुखड़ा और नहीं सुना जाता। कहीं तेरा दुखड़ा सुनते सुनते अंतिम यात्रा ना निकल जाए और लोगों को ये पता चल जाए कि पड़ोसन का दुख सुनते सुनते विमला का देहांत हो गया। तू भी ना विमला, मैं यहाँ अपना दुख सुना रही हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे तुझे मेरी बात पर इतनी हंसी आ रही है तो ठीक है, चली जा अपने घर में, नहीं रोक रही मैं तुझे। अरे गायत्री, मैं तेरी बात सुनने को मना थोड़ी कर रही हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि अपनी बहू के आगे थोड़ा शक्ति से पेश आया कर, वरना तेरी बहू तेरे हाथ से निकल जाएगी। कुछ दिनों बाद गायत्री की कमर में बहुत दर्द होता है, तो वो अपनी बहू प्रियंका को आवाज लगाकर बुलाती है। बहू, मेरी कमर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है, दराज में बाम रखा होगा। तू एक काम कर, मेरी कमर की मालिश कर दे। सच में दर्द के मारे तो मेरी जान निकल रही है। आपने ये कहा कि मैं आपकी कमर की मालिश करूं? माँ जी, आपको कमर की मालिश से ज्यादा अपने दिमाग की मालिश की जरूरत है। ये सब मेरे बस की बात नहीं है, खुद करो। बहू, तू इस घर की बहू है और तेरा ये फर्ज बनता है कि तुझे घर की सभी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। अगर तुझे कमर की मालिश करना नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगी। माँ जी, आप जितनी तकलीफ करके मुझे कमर की मालिश करना सिखाओगी ना, उतने में तो आप खुद ही मालिश करना सीख जाओगे। एक काम करो, इतना तो आप खुद ही कर लो। बहू, अगर मेरी इतनी हालत होती ना तो मैं खुद ही कर लेती, तो मैं तुझे बोलती नहीं। देख बहू, बार बार मुझसे बहस करके मेरी बात का उल्टा जवाब देकर मेरा खून मत जला। मेरी कमर में पहले से बहुत दर्द हो रहा है, अब तुझसे बात करके मेरे सर में भी दर्द होने लगा है। जल्दी से मालिश कर दे अब मेरी कमर की। माँ जी, मैं भी एक बात को दोबारा बार बार दोहराने वाली नहीं हूँ। मैं नहीं करने वाली आपकी कमर की मालिश, इसीलिए अच्छा यही होगा कि आप खुद ही अपनी कमर की मालिश कर लो। बहू, सच में मेरी कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अगर इतना दर्द नहीं होता तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं कहती। तू अपनी माँ को भी ऐसे ही तकलीफ में देख सकती है क्या? माँ जी, पहली बात तो ये है कि न आप मेरी माँ हो और न ही मैं आपकी बेटी हूँ। हमारा रिश्ता बहू और सास का है, और वैसे भी मुझे बहुत काम है। थोड़ी देर का दर्द है, सह लो या फिर खुद ही मालिश कर लो। प्रियंका इतना बोलकर अपनी सास को वही दर्द में छोड़कर चली जाती है। ये देखकर तो गायत्री का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जब प्रियंका अपने कमरे में सो रही होती है
तो गायत्री अपने बेटे अजय के साथ कमरे में जाती है और बाल्टी भरकर पानी प्रियंका के मुंह पर डाल देती है। माँ जी, ये क्या, आपने मेरे ऊपर पानी क्यों डाला? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या कि मैं अभी सो रही हूँ? और अजय, माँ जी को तुम रोक नहीं सकते थे? तुमने भी माँ जी को रोका नहीं ना पानी डालने से? अब मैं क्या करूँ? माँ की मर्जी, माँ जो चाहे करे। जब वो घर का काम करती है तो वो कुछ भी कर सकती है ना। और अगर तुमको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो तुम वो करो जो माँ कहती है, वरना मुझसे कुछ मत बोलो। जब तू बड़े नाम की बहू है तो तेरा क्या ही काम है इस घर में। एक काम कर, तू बहुत रह ली इस घर में और मुफ्त की रोटियां भी तोड़ ली तूने। अब अपना बोरिया बिस्तरा उठा और चलती बन यहाँ से। ऐसे कैसे चलती बनूं? ये मेरा घर भी है। प्रियंका बात कर ही रही होती है कि तभी दरवाजे पर घंटी की आवाज आती है। दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर एक विभा नाम की लड़की थी। तभी वहाँ प्रियंका और अजय भी कमरे से बाहर निकलते हैं और आते हैं। कौन हो आप और हमारे घर में क्या कर रही हो? मेरा नाम विभा है और मुझे प्रियंका जी ने बुलाया है। हाँ, ये सही कह रही है, मैंने ही इसको बुलाया है। वो क्या है ना, माँ जी मुझसे हमेशा परेशान रहती है, बोलती है कि मैं कुछ काम नहीं करती, मैं बस बड़े नाम की बहू हूँ, किसी काम की नहीं हूँ। तो बस इसीलिए मैंने विभा को यहाँ बुला लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? माँ जी को जो भी कोई काम करवाना हो वो विभा को बोल सकती है। विभा सारा काम कर देगी, जिससे अब ना मुझे परेशानी होगी और ना ही माँ जी को। प्रियंका का सारा काम विभा ही करती। धीरे धीरे गायत्री भी इस बात की आदत डाल लेती है। कुछ दिनों बाद गायत्री अपने घर में एक पूजा रखवाती है, जहाँ आस पड़ोस के लोग, नाते, रिश्तेदार सबको बुलाया जाता है। पूजा बहुत ही अच्छी तरह से शुरू होती है और करीबन खत्म होने ही वाली होती है कि आरती के समय जब वहाँ प्रियंका को बुलाया जाता है तो तभी प्रियंका विभा को ही आगे कर देती है और पूरे मोहल्ले के सामने हर कोई गायत्री को ताने दे रहा था, सुना रहा था। और ये सब करते हुए प्रियंका को जरा भी शर्म नहीं आ रही थी। मेरी बहू सच में नाम की ही बहू निकली। आज इसने पूरे मोहल्ले के आगे मेरी नाक कटवा दी। इसे जरा भी शर्म नहीं आई अपने ही पति को दूसरी औरत के साथ भेजते हुए। खुद के दिमाग में भी एक बार ये नहीं आया कि अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ पूजा में कैसे भेज दूं मैं। अब इसका हो चुका है बहुत। अब इसे मैं अपने तरीके से ही समझाऊंगी। माँ बन रही थी अब तक मैं, लेकिन अब सास बन के दिखाऊंगी। घर में बहुत रौनक होती है, हर तरफ शोर शराबा हो रहा था। अजय को दूल्हे की तरह तैयार किया हुआ था और विभा को दुल्हन की तरह। जब प्रियंका की आंख खुलती है तो वो अचानक से अपने घर को और अपने पति को दूल्हे के रूप में देखती है तो चौंक जाती है। माँ जी, ये क्या, घर में कोई फंक्शन है और मुझे किसी ने कुछ बताया ही नहीं? क्या हुआ बहू, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? अरे बताना ना बताना एक बराबर ही तो है। वैसे भी तू किसी काम की बहू तो है नहीं, बस नाम की बहू है, तो बताकर भी क्या ही फायदा होगा। माँ जी, मैं चाहे काम की बहू हूँ या फिर नाम की, लेकिन इस घर की बहू हूँ ना, और मुझे घर की हर बात जानने का पूरा हक है। अब बता दो साफ साफ कि क्या हो रहा है घर में। हम तेरे पति की दूसरी शादी करवा रहे हैं। वो क्या है ना, नाम की बहू को नाम तक ही सीमित कर रहे हैं और काम की बहू का गृह प्रवेश करेंगे, जो इस घर को संभाले और मेरे बेटे को भी। प्रियंका जमीन पर लेट जाती है। नहीं माँ जी, मेरे होते हुए इस घर में दूसरी बहू नहीं आ सकती है और ना ही अजय की दोबारा शादी हो सकती है। अभी तो मैं बस जमीन पर ही लेटी हूँ, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं रो रो कर पंखे पर लटक जाऊंगी। प्रियंका रोती रह जाती है, लेकिन उसकी आंखों के आगे उसका पूरा परिवार जब विभा का हो रहा होता है और एक नाम की बहू का नाम ही छिन जाता है, जबकि वो किसी की बहू भी है। अब सब कुछ विभा का हो जाता है। प्रियंका के हाथ में बस पछतावा रह जाता है।